जैसा कि आप जानते हैं कि हम जनपदीय साहित्य पर बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम पूरे साहित्य अर्थात जो जनपदीय साहित्य है या लोक साहित्य है, इस पर जितने भी बिंदु, जितने भी क्रम में इसमें इंगित बिंदु हैं, उन पे हम बातें करते हुए एक-एक सीरीज़ पे अपनी बात रखेंगे। तो पीछे हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास देखा कि किस तरीके से जनपदीय साहित्य की शुरुआत होती है या जनपदीय साहित्य होता क्या है। जनपदीय में जो जन है, जो पहला पद है जो जन, इसमें जन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। हम लोग उसी बात करने के क्रम में एक बात आप लोगों को छोड़ गए थे कि जनपदीय साहित्य को समझने से पहले हमें जन की प्रारंभिक और एक व्यवस्थित जो क्रमबद्ध तरीका रहा है, उसको जब तक हम नहीं समझ लेते, तब तक हम जनपद या जनपदीय स्थिति को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसी बात को आज हम यहाँ रखना चाहते हैं और इस पे बात करना चाहते हैं। तो इस क्रम में हम एक डायग्राम देखते हैं और फिर इस पे बातें करने की शुरुआत करेंगे। तो डायग्राम के हिसाब से यदि हम देखें तो जनपदीय साहित्य में जो जन है, जो मानव है, उस मानव सभ्यता या समाज की जो भूमिका रही है या विकास क्रम रहा है, मानवीय समाज के विकास क्रम की स्थिति। विकास क्रम की स्थिति जब हम इस पे बात करते हैं तो इसको एक व्यवस्थित तरीके से देखने की हमें पहल होती है और इस क्रम में हम पहले रूप में जो पाते हैं वो है प्राचीन स्थिति, यानी प्राचीन कालीन जो स्थिति है इनकी, क्या प्राचीन समय में किस तरह की स्थिति रही, कालीन स्थिति, प्राचीन कालीन समय। इसके बाद से मध्यकालीन समय में जो मानवीय समाज है उसकी क्या स्थिति थी, और अंतोगत्वा हम आधुनिक जो समाज है या आधुनिक समय है उसकी स्थिति पे हम बात करेंगे। आधुनिक समय या समाज, तो ये ठीक उसी तरह से बांटा गया है जिस तरीके से आप इतिहास के विभाजन की एक दृष्टि को देखते हैं। इतिहास का विभाजन भी कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन हम इतिहास को केवल इतिहास की तरह से देखते हैं और जब उसे साहित्य के रूप में हम ढाल देते हैं तो वहाँ पे समाज में इंगित, समाज में जीवनचर्या जी रहे मानव एवं मानवीय जो सभ्यता है, समाज है, संस्कृति है, जो धार्मिक या रूढ़िवादी परंपरा है या आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक समन्वित रूप देखने को मिलने लगता है। तो इसीलिए हम केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम साहित्यिक दृष्टि से जोड़ते हुए इतिहास को, हम उसके ऐतिहासिक पक्ष को कैसे देख सकते हैं उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो प्राचीन कालीन समय में या प्राचीन कालीन समाज जो मानव का दिखाई पड़ता है वो किस तरीके का था, हम पहले इस पे बात करेंगे। अर्थात जो पहला बिंदु है कि प्राचीन कालीन समय, उस पे हम बात को रखेंगे और इस समय देखने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन कालीन समय में जो मानवीय समाज है वो किस रूप में दिखाई पड़ता है। तो जब हम इस पे बात करते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो विद्वान हैं इस पे कई रूप देखने को मिलते हैं, कई स्थितियां देखने को मिलती हैं। उन विविध विद्वानों के मतानुसार जिन हम स्थितियों को देख पाते हैं उसमें इनकी 3 स्थिति देखने को मिलती है। प्राचीन कालीन जो समय है उस समय मानव की जो स्थिति देखने को मिलती है वह 3 रूपों में देखने को मिलती है। पहला है जंगली जीवन, दूसरा है बर्बर जीवन और अगला जो रूप दिखाई पड़ता है वो सभ्य जीवन है।
हम एक-एक करके एक-एक परिस्थिति या एक-एक समय को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना इसको जाने, बिना इसको समझे हम मानव की स्थिति जो आज वर्तमान में देखने को मिलती है, इसको हम जान नहीं पाते। इसीलिए हम यह कल्पना करते हैं कि जो हमारा प्राचीन या प्रारंभिक समय का मानव है, वह किन-किन परिस्थितियों में या किन-किन स्थितियों में अपने को पाया होगा या अपने को ढाला होगा। तो हम यहाँ थोड़े देर के लिए मानव स्थिति को यहाँ उत्पन्न होने से पहले एक बिंदु पे ध्यान ले जाना चाहते हैं, जो आप ज्योग्राफी या भूगोल में कहीं न कहीं सुने होंगे या पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ये कल्पना की जाती है या इस बात की बारे में जिक्र किया जाता है कि इस दुनिया या इस संसार को बनाने की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। तो कुछ लोगों की ये राय रही है कि इस संसार को बनाने में ईश्वर की महती भूमिका है, अर्थात ईश्वर ने ही इस संसार को बनाया है ताकि वह अपनी माया का प्रकोप कर सके, और उस माया के प्रकोप से जो यहाँ का मानव है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवनचर्या करे, और उस जीवनचर्या के दौरान जो कर्म फल पाता है या कर्म के अनुसार अपने को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है, वो उस सुदृढ़ता से एक मोक्ष की प्राप्ति पा सके। ये ईश्वरीय सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो दर्शन की दृष्टि से एक जो सोच हम देखते हैं, एक हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं, उसमें इस बात को रखा गया है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कल्पना की जाती है कि ये पूरे संसार या पूरी सृष्टि का निर्माण कहीं ना कहीं एक ईश्वर ने की है। दूसरी जो विचारधारा रही है, कुछ विद्वानों की जो दूसरी विचारधारा रही है, उनका ये मानना है कि ईश्वर ने इस स्ट्रक्चर को बनाया ज़रूर, इस संसार को बनाया ज़रूर, लेकिन इस दुनिया को जो खूबसूरत रूप देने का कार्य था वो प्रकृति ने किया, यानी नेचर ने किया। ये कहीं ना कहीं भौतिकवादी दृष्टि के रूप में हमें लेके जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को ज़्यादा महत्व देने की बात की जाती है, ईश्वर को एक बिल्कुल नदारद रूप यानी बिल्कुल कम महत्व दिया जाता है। जब हम प्रकृति पे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, यानी यथार्थ चीज़ों पे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि कहीं ना कहीं यह यथार्थ ही है, यह प्रकृति ही है जो अपने से डेवलप होती है, अपने से परिवर्तनशील करती है, जैसे जैसे उसकी स्थितियाँ बदलने को होती है वो अपने को बदलाव करती है, जैसे जैसे ठहराव की स्थिति है वो ठहराव करती है। यानी प्रकृति अपने अनुसार अपने नियम बनाती है और उसी पे क्रिया करती है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति के ही इच्छानुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है और मनुष्य अपने जीवनचर्या का कार्य क्रियाकलाप यहाँ करता है। तो ये एक विचारधारा भौतिकवादी जो दृष्टिकोण रखने वाले दार्शनिक लोग रहे, उनकी एक सोच रही। एक ईश्वरीय सोच है कि ईश्वर ने इस संसार को निर्मित किया। एक दर्शन का एक जो बड़ा डिबेट देखने को मिलता है जो विद्वानों के बीच, वो भौतिकवादी दृष्टिकोण है। भौतिक जो सोचने वाले जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का जो यथार्थ रूप देखने को मिला, ये संसार की निर्मिति जो हुई है, वो प्रकृति के स्वयं के परिवर्तनशील स्थितियों से बनी है। इसी में एक आगे चलकर एक बड़े विद्वान हुए डार्विन, उनका ये मानना था कि इस संसार की निर्मिति या इस विश्व की निर्मिति धीरे धीरे समयानुसार अपने से ही विकसित हुई। अर्थात जैसी जैसी परिस्थितियाँ, जैसे जैसे समाज, जैसे जैसे मनुष्य की क्रियाकलाप बढ़ते गए, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं बढ़ती गई, उसी अनुसार ये पृथ्वी या संसार विकसित होता गया और धीरे 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 आज हम उसके एक विशाल या विस्तृत रूप को देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के बनने में जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों की एक सोच रही है, उसको हम यहाँ देख पाते हैं। मेरा यहाँ बताने का यह तात्पर्य था कि जो जंगली जीवन है मनुष्य का,
वो कैसे बना, ये किस तरीके से वो डेवलप हुआ, किस तरीके से निर्मित हुआ। तो इससे कहीं न कहीं ताल्लुक मिल तो नहीं पा रहा, लेकिन हमें एक चीज़ समझने में ज़रूर मदद मिल रही है कि संसार को बनाने में, संसार को कहीं न कहीं विकसित करने में, संसार को कहीं न कहीं एक सुदृढ़ रूप देने में मनुष्य की भी भूमिका है, तो साथ-साथ प्रकृति की भी भूमिका है। और इन दोनों से परे जिस ईश्वर की कल्पना की जाती है, उसकी भी एक कहीं न कहीं भूमिका देखने को मिलती है, जो एक अपार अपार शक्ति लिए विराजमान है, जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। हम उसे एक कल्पना के रूप में मानते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है। तो यह एक आप लोग बिंदु जानते होंगे कि आज से 450 करोड़ साल पहले एक पृथ्वी का रूप दिखाई पड़ता है, जो सूर्य नाम का गोला जो आप आज ग्रहों के रूप में देखते हैं, वही उसी से कहीं न कहीं एक अलग पिंड के रूप में पृथ्वी की निर्मिति होती है। और वही पृथ्वी कुछ दिनों तक जलते हुए दिखाई पड़ती है और धीरे-धीरे वो जब अत्यधिक हिमताप या ठंड का आभास करती है, तो वो ठंडी होती है। और यही ठंडापन पृथ्वी पे जनजीवन या कहीं न कहीं जीवधारियों के रहने का आवास निर्मित होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राणी या कोई भी जीव तभी किसी स्थान पे निवास कर सकता है जब उसके शरीर या उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसके अनुकूल वातावरण हो। आज यदि हम पृथ्वी पे रह पाते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी एक सोचनीय बिंदु यह है कि हम अपने अनुसार इस पृथ्वी पर वातावरण पाते हैं। यदि हमें अपने अनुसार वातावरण नहीं मिले, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि आज जीवन का एक विशिष्ट फलक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी की कल्पना आज के रूप में करते हैं, वो प्रारंभिक दौर में एक जलते हुए गोले के रूप में दिखाई पड़ती थी। ये बिग बैंग, आप यदि ज्योग्राफी से थोड़ा सा रुचि लेते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी एक आती है, जिन्होंने अपनी एक विचारधारा डेवलप की है। और उस विचारधारा के माध्यम से इन्होंने एक बड़ी खोज की, और उसमें इन्होंने बताया कि 450 करोड़ साल पहले एक पृथ्वी का रूप दिखाई पड़ता है, और यही पृथ्वी का रूप आगे चलकर जीवन को बनाने या जीवन को लाने की एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप आगे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो 370 नियर अबाउट 370 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर पहली बार जीवन के रूप में कोई जीव उत्पन्न होता है। और वो निश्चित तौर पर ये एक आपको बात बता देना उचित समझता हूँ कि वो मनुष्य तो नहीं था। मनुष्य बहुत बाद की कल्पना है। जिस मनुष्य की जिस जनजीवन के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं, वो मनुष्य की कल्पना बहुत बाद की चीज़ है। जब 370 करोड़ पहले के मनुष्य 370 करोड़ पहले की जो जीवन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो जीवन कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक स्रोत था। एक वह जीवन था जो एक कहीं ना कहीं जीवधारी के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसकी आकृति कहीं ना कहीं बहुत कुछ हद तक मछली या एक कोशिकीय रूप में देखने को मिलती है। यही कारण है कि यदि आप बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें ये कहा जाता है कि अमीबा से कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, जो एक कोशिकीय जीवधारी होता है, और वही अपने अंदर 2 कोशिकियों के माध्यम से कहीं ना कहीं नर और मादा के रूप में जीवन की उत्पत्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये एक काल्पनिक चीज़ें हैं। मेरा यहाँ बताना जीव विज्ञान या भूगोल को बताना नहीं है। मैं बस मानव सभ्यता या मानव जीवन की शुरुआत कैसे होती है, मैं थोड़ा सा उधर ही आप लोग को जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो जीव यहाँ पर उत्पन्न हुआ किसी पशु या पक्षी या किसी कीटाणु के रूप में, तो ये माना जाता है कि 1 लाख करोड़ वर्ष पहले नियर अबाउट या 84 लाख करोड़ पहले जो एक जीव आता है वो दिखाई पड़ता है। फिर भी हम उसे नाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इतने खोज होने के बावजूद भी हम उस समय की स्थिति को अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वो समय
केवल काल्पनिक दृष्टि से ही हम जा पाते हैं। न तो हमारे पास कोई यथार्थ साक्ष्य है और न ही कोई इस तरह की चीज़ है जिससे हम उसकी तुलना कर पाएँ। तो हमें केवल एक काल्पनिक चीज़ है, कोई बिंदु जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही शोध के माध्यम से जो जिन चीज़ों का यहाँ पर कहीं न कहीं स्थिति दिखाई पड़ती है, उसी को हम पाते हैं और विश्व में उसी पे चर्चा भी की जाती है। भारत में आप जानते होंगे, आप पौराणिक दृष्टि से भी या दर्शन के दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी ये सुने होंगे कि भारतीय जो परंपरा है या भारत में 84 लाख योनियों की बात की जाती है। ये दृष्टि भी आपको इन सभी चीज़ों में जोड़ने की कोशिश करती है कि हमारे प्रारंभिक दौर में यहाँ कितनी योनियाँ, योनियाँ कहने का मतलब है कितने जीवों की एक श्रेणी दिखाई पड़ती है। जैसे मानव योनि, हम मनुष्य की योनि में है तो ये मानव योनि हो गया, कोई पशु की योनि में है तो पशुवत योनि हो गया, कोई पक्षी की योनि में है तो पक्षी योनि हो गया, कोई सर्पकृत की योनि में है, सरीसृप की योनि में है तो सरीसृप योनि हो गया। यानी जितनी योनियाँ हम आज कल्पना नहीं कर पाते, उसकी ये कल्पना कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उन लोगों ने की है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको आधार जोड़ने की कहीं ना कहीं रूपरेखा दिखाई पड़ती है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी जीव का मनुष्य के कहीं ना कहीं प्रारंभिक लक्षण का अगर रूप दिखाई पड़ता है तो 100 करोड़ या 120 करोड़ साल पहले प्राइमेंटस जीव नाव का एक रूप दिखाई पड़ता है, उसके रूप में ये दिखाई पड़ता है। ये कहीं ना कहीं मनुष्य के पूर्वजों के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन ये भी उस रूप में नहीं है जिसका एक रूप बाद में 25 लाख साल पहले आज से होमो हेलियंस नाम से देखने को मिलता। होमो हेलियंस इनका नामकरण हम पाते हैं और यही होमो हेलियंस मानवीय जीवधारियों का प्रारंभिक रूप के रूप में देखा जाता है। इसी होमो हेलियंस से होमो हेलियंस चूँकि पूर्णतः मानवीय आकृति के देखने में तो लगते थे कि वो मानवीय आकृति के ही कहीं ना कहीं ठहरते हैं, लेकिन वो उस तरह से थे नहीं। वो उनका कहीं ना कहीं स्थिति, उनकी बनावट, उनकी संरचना बहुत अलग दिखती है। लेकिन ये कल्पना हमारे विद्वानों ने ये की है कि कहीं ना कहीं वो प्रारंभिक जीव जो मनुष्य के प्रारंभिक रूप हैं उनसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक रूप हम सभी जानते हैं, आज से 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये मानते हैं कि उसी होमोसेपियंस का एक विस्तृत और व्यापक रूप आज हम मानव के रूप में अपने शरीर और तमाम अंगों के रूप में पाते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की एक कहानी है, पृथ्वी के बनने से लेकर मनुष्य के उस पर अवतरित होने की स्थिति को देखते हुए। और यह होमोसेपियंस ही आगे जो जंगली जीवन जीता हुआ मानव था उसके रूप में हम इनको देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य का प्रारंभिक जीवन है, जिसको हम जंगली जीवन का मानव कहते हैं, ये होमोसेपियंस का ही आगे विकसित रूप देखने को मिलता है। देखिए, आज हम इतना आसान समझते हैं और आसानी से हम कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे हमने बांटा कि जंगली जीवन क्या है, बर्बर जीवन क्या है, सभ्य जीवन क्या है, फिर मध्यकालीन समय में जो जीवन आएगा वो क्या है, आधुनिक समय में जो जीवन आएगा उसे हम किस रूप में देखेंगे। ये कितना आसान लगता है, लेकिन इतना आसान हम जितने सहजता से कह देते हैं इतना आसान है नहीं। अगर हम गौरपूर्वक करें या गौरतापूर्वक इसको देखें तो जंगली जीवन जो होमोसेपियंस का प्रारंभिक दौर दिखाई पड़ता है, ये बहुत वर्षों तक भटकता रहा, बहुत वर्षों तक या बहुत सालों तक इधर उधर अपने जीवन को ही समझने में व्यतीत करता रहा। बहुत साल बाद जब इसे आभास हुआ कि इस प्रकृति में या हमारे बीच जो और जीवधारी हैं, मनुष्य ही हो, पशु पक्षी हो, उनका भी एक जीवन है। जो हम जिस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं वो भी यहाँ पे कुछ दिनों तक रहते हैं और रहने के बाद से फिर से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। धीरे धीरे ये सोच डेवलप होती है। फिर इन्हीं में
कुछ जो थोड़ा सा पारंगत थे, बुद्धि या प्रखरता थी, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर चिंतन की एक पद्धति धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, वो लोग भी ये सोचना चालू करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रकृति हमारे लिए कितना सहयोगी है या कितनी दुरूह है। क्योंकि जब ठंड का मौसम देखा होगा उन लोगों ने, जब ठंड का आभास किया होगा, तो निश्चित तौर पर वो इस प्रकृति को ध्रुव मानते होंगे, इस प्रकृति से घृणा करते होंगे। उनको लगा होगा कि हम किसी गर्म स्थान पर क्यों न जाएं, किसी ऐसे स्थान पर क्यों न जाएं जहां हम बच पाएं। यही कारण है कि उनका जो जीवन रहा वो एक अस्थायी रूप में नहीं रहा, बल्कि वो भटकाव रूप में था, वो जंगली जीवन था, वो इधर उधर भटकने वाला जीवन था। वो एक स्थान पर स्थिर रह के अस्थायी रूप बनने का जीवन नहीं था। वो कभी एक स्थान पे थे तो कभी दूसरे स्थान पे रहते थे, कभी इस पर्वत पे थे तो कभी इस कंदरा में रहते थे। ऐसे ही वो जीवन जीते थे। अर्थात प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की जो स्थिति भी थी वो एक दिन की नहीं बनी होगी, वो एक लंबे समय की एक आंतरिक युद्ध, जो उनके अंदर युद्ध चल रहा होगा, जो आपस में कहीं ना कहीं उस प्रकृति से लड़ने की एक क्षमता डेवलप करने की जो पराकाष्ठा होगा, वो एक बहुत व्यापक समय को मतलब दिखाई पड़ता है। व्यापक समय के बाद उन्हें समझ में आई होगी। यही कारण है कि जो होमोसेपियंस है वो कहीं ना कहीं अपने को व्यवस्थित या एक स्थायी रूप देने में काफ़ी वक्त लगाए, और धीरे 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 वो कहीं ना कहीं अपने को जंगली जीवन से निकालकर बर्बर या सभ्य जीवन में लाया। तो जंगली जीवन कितना दुरूह है इसको हम समझ पाते हैं। ये तो एक जीवन है। अब दूसरी हम भाषा पे इस पे बात कर लें। आप सब जानते होंगे कि प्रारंभिक दौर में मनुष्य भाषा के रूप में किन भाषाओं का प्रयोग करता होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देने की कोशिश करता हूँ कि जब हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा का 3 रूप हमारे विद्वानों ने डेवलप किया है, 3 रूप बताया है। एक है सांकेतिक, भाषा का सांकेतिक रूप, एक है मौखिक रूप, और तीसरा है लिखित रूप। सांकेतिक रूप कहने का मतलब है जो प्रतीकों से, बात प्रतीकों से की जाए या शारीरिक अंगों से की जाए। शारीरिक अंगों से हो या भावों से या हाव भाव से। यानी कहने का मतलब है, आज तो सिंबल का भी प्रयोग किया जा रहा है। यदि आज के समय में देखें तो सिंबल, तमाम तरह के सिंबल दिखाई पड़ते हैं जिसके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक जो भाषा होती है, जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहते हैं तो हम वहाँ बोल कर भी ना करें तो हम अपने शारीरिक अंगों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप घर में नया आगंतुक व्यक्ति आता है तो आप अपने दोनों हाथ ऐसे प्रणाम की अवस्था में जोड़ लेते हैं। तो इससे आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगला व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह व्यक्ति जो सामने बच्चा है या व्यक्ति है वो मुझे आदर देना चाहता है, यानी मुझे प्रणाम कर रहा है। ये सांकेतिक भाषा है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो आपकी भौहें चढ़ जाती हैं, आपकी आंख लाल लाल होता जाते हैं, ललाट पे एक तेज मतलब एक रेखा खिंच जाती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति यह देखकर समझ जाता है कि आप क्रोधित थे, आप गुस्सा हो रहे हैं। तो ये सांकेतिक भाव के, ये सांकेतिक भाषा की एक पहचान है। मौखिक तो आप सभी जानते होंगे, जो मुंह से यानी वाणी से बोलकर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जो हमारे अंदर विचार या भाव चल रहे हैं, इनको व्यक्त करने के लिए जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं, स्वरों का प्रयोग करते हैं, व्यंजन का प्रयोग करते हैं, यानी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के जो भी प्रयोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मौखिक भाषा के रूप में हमें व्यक्त कराते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मौखिक भाषा है। ठीक इसी तरह से लिखित भाषा, जब मैं बोलने के साथ साथ लिख भी रहा हूँ या केवल लिखने का कार्य करूँ, आपसे बोलने का कार्य ना, लिख के चीज़ों को दिखाऊं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं लिखित भाषा में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा
की दृष्टि से यदि मानव सभ्यता या मानव जो समाज है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वो वहाँ पर हम देखते हैं कि वह समाज कितना ध्रुव रहा होगा। शुरुआती दौर में आप जैसे कि जान भी पा रहे हैं, आप अगर इसके उदाहरण रूप में देखेंगे तो आपके घर में कोई अगर बच्चा जो नवजात है, बिल्कुल अभी अभी 1-2 दिन पहले पैदा हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या वह पैदा होते ही बोलने लगता है? तो आप पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। वह कुछ दिनों तक पहले तो वो सीखता है, धीरे 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 भाषाओं को सीखता है। सीखने के क्रम में वो आप ये पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि हाँ, मुझे अपनी अपनी बात को किस तरीके से दूसरे तक पहुंचानी है, और इसीलिए वह तमाम तरह की क्रियाकलाप करता है। क्रियाकलाप कहने का मतलब है कि जैसे ही बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, या खुश होता है, या दुख होता है, या पीड़ित होता है तो अपने हाथ पांव पटकता है। यानी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो हाव भावों का प्रयोग करता है, हाथों को हिलाता है, वो इस तरह की ध्वनि निकालता है जिस ध्वनि को आम व्यक्ति नहीं समझ पाते। लेकिन जो उससे उसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे माता होती हैं या कोई घर का और सदस्य जो उनके साथ बिल्कुल रिदम है, उनके साथ जुड़ाव है, वो उसकी भाषा को कुछ कुछ समझने लगते हैं। ठीक इसी की कल्पना हम प्रारंभिक मानव में यदि कर देखें तो हम समझ पाएंगे कि जो प्रारंभिक दौर का मनुष्य था, जो होमो सैपियंस से कुछ आगे बढ़ा, जब वह थोड़ा सा एक दूसरे से आवश्यकता महसूस करने लगा कि हम उस जो सामने और भी जो जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उस तक हम कैसे अपनी बात को रखें या उसकी बात को सुने। केवल वह मुंह बन के रहना तो पसंद नहीं किया होगा, वो जरूर कुछ बातों को रखना चाहता होगा। तो उस तक बातों को रखने के लिए वह किन भाषा का प्रयोग किया होगा, तो वो पहले पहले सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया होगा। मौखिक भाषा तो बाद में बनी, जब वो उसके स्वर ज्ञान होने लगा, जब उसे यह आभास हुआ कि एक पर्टिकुलर जो चिन्ह है वो इस बात को संकेतित करने के लिए की जा रही है, तो वो फिर उसी भाषा को उसी शब्द को वो भाषा रूप में ढालने लगा। जैसे यदि इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप हूं कहते हैं तो आप आभास करते हैं कि किसी के बात को आप हु में बदल रहे हैं। अर्थात कोई व्यक्ति आपसे ये कुछ कहना चाहता है तो आप उसे हाँ 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 बोलते जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं और उसके लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो 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 एक वाक्य कह लीजिए या एक अर्ध वाक्य कह लीजिए या एक शब्द कह लीजिए, जो प्रयोग कर रहे हैं वो हाँ है। तो ये हाँ कहीं ना कहीं जनमानस के जहन में ये बन जाता है कि अब हमें भी हाँ हाँ ही करना है। ठीक इसी तरीके से जो शब्द पहले प्रारंभिक दौर में उत्पन्न हुए, वो धीरे 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 आगे विकसित होते गए और वही विकास क्रम आगे चलता गया, और आज हम पूरी एक श्रृंखला भाषा के रूप में देखते हैं। और वो भाषा आज न केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, चीनी और रूसी, कई भाषाओं के रूप में हम देखते हैं। तो इस भाषाओं के बनने का जो प्रारंभिक दौर है वो सांकेतिक रूप रहा। उस सांकेतिक दौरान, जो सांकेतिक भाषा का रूप था, उसके दौरान जो मनुष्य था वो किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाता था, तो वो अपने हाव भाव, शारीरिक अंगों या कोई प्रतीक ऐसे चिन्ह करता था इस्तेमाल, जिसके द्वारा वो अगले व्यक्ति तक वो बात को अपनी रख सके। और ठीक वही व्यक्ति जिसके पास वो अपनी बात को रखता है, वो व्यक्ति भी उसी के रूप में उसका प्रत्युत्तर देता था। तो ये आदान प्रदान के रूप में भाषा का उस समय का योगदान था, और यही कारण है कि हम आगे भी इस रूप को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगली जीवन एक बड़े ही व्यापक रूप में हमें हमें इंगित करता है। और आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि होमो सैपियंस से लेकर जंगली जीवन के बनने के क्रम में एक बड़ी ही अंदर अंदर कलबलाहट चली, युद्ध चला, व्यक्ति आपस में ही जूझते थे। उस समय का मानव यह कोशिश करता था कि हम किस तरीके से अपने को एक तरह से व्यवस्थित करें। उसे ये पता ही नहीं चलता था कि हम मनुष्य हैं तो क्यों हैं, हमें जीवन जीना है तो क्यों जीना है। हम अगर इस पृथ्वी पर अगर अवतरित हुए हैं या पैदा हुए हैं तो हम
क्या मतलब है, हमारा क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक युद्ध भूमि थी। उसके अंदर खुद अंतर्द्वंद पैदा कर रही थी, और यही अंतर्द्वंद आगे चल कर उसे चिंतन करने के लिए मजबूर करती हैं। उसी में कुछ इस तरह का भी मानव उत्पन्न हुए होंगे या पैदा हुए होंगे, जिनकी एक स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति कुछ प्रगाढ़ हुई होगी, कुछ विशाल हुई होगी, और कुछ व्यापक तरीके पर वो सोचने के लिए कहीं ना कहीं चिंतन करने के लिए उतारू हुए होंगे। यही कारण है कि आगे चलकर दर्शन नामक एक व्यवस्था के विकास क्रम को देखते हैं, और आगे वो एक सब्जेक्ट के रूप में हम दर्शन को पाते भी हैं। लेकिन दर्शन की शुरुआत इसी तरीके से हुई, जब उसके सामने बर्फ गिरना चालू हुआ, जब उसके सामने बारिश होना चालू हुआ, या आसपास में कोई मृत हो गया, मर गया, तो वो धीरे धीरे इनसे कल्पना किए होंगे कि ये अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के थ्रू या इस प्रक्रिया के क्रम में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो उन लोगों में से ही जो समझदार हुए होंगे, उन लोगों ने ये कल्पना किया होगा कि ये हो क्यों रहा है, ऐसी घटना कैसे हो रही है, और इस घटना को समझने के लिए वो चिंतन करना चालू किए होंगे, और यही चिंतन उनको आज के मानवीय चिंतन तक पहुंचाने की कोशिश की होगी। तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि जो जंगली जीवन से पहले का जो मानव है, जो होमो सेपियंस बनने के बाद जो मानवीय स्थिति देखने को मिलती है, वो किस तरीके से देखने को मिलती है। आप लोग पढ़े भी होंगे इतिहास में कि इतिहास में प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल में आप लोगों ने 3 रूप उसका देखा होगा, एक पूर्व पाषाण काल, एक पुरा पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में एक आपने देखा होगा कि जो जीवन है उसका आधार जो था वो शिकारी था, जो मानव था वो शिकारी जीवन था। ठीक यही स्थिति आप जंगली जीवन में देखते हैं। यहाँ का जो मानव था वो शिकारी था, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जीवनचर्या सिर्फ एक बात पे ही निर्भर करती थी कि हम मानव नहीं बल्कि एक प्राणी है, और एक प्राणी का मतलब हम एक पशु के रूप में जैसे और जीव हैं उसी तरीके से हम हैं। सच्ची एक घटना विद्वानों के द्वारा मानी जाती है कि जिस समय मनुष्य 4 पैरों से, जिस तरीके से 4 पैरों से जीव चलते हैं, आपने बंदर देखा होगा, आप बनमानुष देखे होंगे, वो 4 पैरों पे भी चलते हैं, 2 पैरों पे भी चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज कहा भी जाता है कि हमारे जो प्रारंभिक जो मानव है या प्रारंभिक जो जीव है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बंदर या जो बनमानुष है उन्हीं की प्रजातियां थी। वो नहीं थे, लेकिन उन्हीं की प्रजातियां ही अलग अलग थी। जैसे हम आज हम अपने अगल बगल कहते हैं ना कि ये हमारे हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, ये हमारे दयाद हैं, हमारे एक बगल के व्यक्ति हैं। तो उसी तरीके का कहीं ना कहीं रूप हम बनमानुष या बंदरों की श्रेणी के व्यक्तियों को जो मनुष्य है, जो होमो सेपियंस है, उसको हम पाते हैं। उससे कुछ अलग इनके अंदर गुण था, संरचना थी, बनावट थी, लेकिन वो उसी जीवधारी के रूप में थे। यही कारण है कि आज हम बहुत उसको अपने करीब पाते हैं। तो प्रारंभिक जो होमो सेपियंस का अगला जो स्टेप है, जो अगला जीवन है, जिसको में थोड़ा बहुत सुधार करते हैं, होमो सेपियंस के जीवन में कुछ सुधार होता है, और वो सुधार कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ाता है। और वो आवश्यकताएं 2 ही तरह की रही होंगी। पहला तो भोजन के रूप में, तो भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन लोगों ने किस चीज़ का प्रयोग किया, तो वो शिकार का प्रयोग किया। शिकार के रूप में उन लोगों ने 2-3 चीज़ें पाया होगा। एक तो कंदमूल खाते होंगे, कंदमूल या जो भी फल उस समय जंगलों में मिलते होंगे, एक वो, और दूसरा था कच्चा मांस। जो कच्चा मांस हुआ करता था, कच्चा मांस कहने का मतलब है कि जो आसपास में छोटे जीव रहा करते थे, जो डरावने नहीं होते थे, उनको मारकर उनके मांस को खा जाना। तो ये कहीं ना कहीं इस जो जंगली जीवन जीने वाले जो मनुष्य हैं, जो होमो सेपियंस का अगला जो एक मानवीय रूप है, वो उस समय के जीवन में
पहली जो बात थी कि हमें इस पेट की आग को बुझानी है, इस पे जो भूख है उसको मिटानी है। उस भूख को मिटाने के लिए वो शिकारी जीवन जीते हैं, और वो शिकारी जीवन में वो किस चीज़ पे ज़्यादा अपने को पाते हैं, तो एक है कंदमूल खाना, जो पेड़ से या नीचे भूमि में उगे कुछ इस तरह के खाद्य पदार्थ थे जिनको खाने से कहीं ना कहीं भूख या सुजा शांत होती थी, उनको ये इस्तेमाल करते थे। अन्यथा दूसरी चीज़ आहार के रूप में इनका ये था कि वो कहीं ना कहीं मांस का प्रयोग करते थे, और मांस के रूप में जो कच्चा मांस है उसमें एक मछली भी होती थी, मछली का भी शिकार करते थे, और पशु पक्षियों का भी। तो ये कहीं ना कहीं आ, जो कहीं ना कहीं जो जंगली मानव है, जंगली जीवन में जीने वाले जो मानव हैं, उनकी स्थितियों के बारे में बताता है। ठीक शिकार की यदि बात हम करते हैं, शिकार यानी भोजन की बात जहाँ करते हैं, वहीं इस शिकार को करने के लिए हमें हथियार की भी ज़रूरत पड़ी होगी। यदि आप इसे जोड़ें तो आपको लगेगा कि शिकार तो ऐसे होगा नहीं, हाथ से किसी चीज़ को मारा नहीं जाएगा, उसके लिए एक कोई पर्टिकुलर ज़रूरत होगी इस ऐसे यंत्र की, जिससे हम पशु पक्षियों को मार पाएँ, उससे मांस प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए जिस हथियार का प्रयोग इन लोगों ने किया होगा, ये हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि इसमें पत्थर के हथियार और हड्डियों के हथियार तथा बाद में लकड़ी के भी हथियार, इनके हथियार मिलते हैं, और यही हथियारों का प्रयोग करके ये लोग मांस का कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने जीवन के लिए प्रयोग करते थे, यानी प्राप्त करते थे। तो एक जंगली जीवन में जो मनुष्य था, वो इसके अतिरिक्त और कोई रूप देखने को नहीं मिलता था, और कोई रूप इसके पास दिखाई नहीं पड़ता था। और जब और कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता था, तो ये कहीं ना कहीं ये समझने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस समय का जो मानव होगा उसके पास न तो कोई समाज होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अभी मनुष्य का वो विकास नहीं हुआ है कि वो एक सामाजिक व्यवस्था बना पाए। तो न तो समाज होगा, न ही कोई संस्कृति होगी, न ही कोई सभ्यता होगी, न ही कोई सामूहिक भावना होगी कि समूह में रहा जाए, न ही कोई शासन व्यवस्था होगी, न ही कोई शिल्प होगा, और जब शिल्प नहीं होगा तो व्यवसाय कहाँ से? तो व्यवसाय भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इस समय का जो मनुष्य है, उसके पास इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती जो आज हम देख पाते हैं कि एक व्यवस्थित रूप। तो इस समय होगा क्या? तो इस समय जो होता है, जो होगा, जो था, वो पहली चीज, मनुष्य अस्थायी रूप में रहता था। अस्थायी कहने का मतलब है वो या तो किसी घुमंतु प्राणी था, घुमंतु यानी इधर उधर घूमता रहता था, वो एक स्थान पे कहीं पे भी नहीं टिकता था। और यह न टिकने के पीछे क्या सोच थी? तो उससे कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता था जिस पे वो सालों साल रहकर अपने जीवनचर्या को चला पाए या अपने व्यवस्थित क्रम को जी पाए। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं सर्दी पड़ती ज़्यादा है तो कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है तो कहीं शीत ऋतु का प्रभाव है, कहीं वर्षा ऋतु का प्रभाव है। तो आज हम चूंकि एक अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे चादर और गंभीर कपड़ों को ओढ़ते हैं, या अच्छे भोजन आहार के रूप में लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर करती हैं, और हम बहुत ही ठाठ से, बहुत ही अच्छे खुशी से रह लेते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास न ओढ़ने पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा हो, तो वो कैसे ठंड के मौसम में अपने को जीवित रखेगा? न छप्पर हो ताकि वो वर्षा या धूप से अपने को बचा पाए, तो वो व्यक्ति एक स्थान पर कैसे रह सकता है?
वो निश्चित तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हमेशा करता ही रहेगा। तो पहला इसमें जो उसके पास दिखाई पड़ता है उस समय जो उस मानव है, उस मानव के समय जो देखने को मिलता है वो मानव के साथ या मानव के समय में देखने को मिलता है वो है पहला अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन कहने का मतलब है वो घुमंतु था, इसीलिए वो स्थायीपन नहीं जी पाता था। और घुमंतु होने के साथ साथ वो नग्न था, यानी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि अगर बाद में कुछ प्रयोग भी किया तो वो मृगछाल यानी जीवों का वस्त्र, जीवों का मृगछाल यानी जीवों के चमड़े को अपने शरीर पे ओढ़ने लगा। ये बाद की बात है, ये जंगली जीवन से बाद जब बर्बर जीवन की तरफ प्रवेश करता है उससे पहले कुछ समय पहले की जीवन के बारे में। हाँ, पत्तों का प्रयोग करता था, पत्तों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए। तो ये बात की चीज़ है, लेकिन इस समय जब ये जंगली जीवन जी रहा था उस समय उसकी ये स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। दूसरी चीज़ है कि इस समय एक समूह धीरे धीरे छोटे कुटुंब के रूप में, कुटुंब कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक मनुष्य है, एक मनुष्य यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर भी एक मनुष्य है। ये ध्यान रखिए कि इसमें केवल मानव कहने का मतलब है केवल पुरुष से नहीं, मानव कहने का मतलब है पुरुष और स्त्री दोनों। तो पुरुष और स्त्रियों का समूह यहाँ दोनों यहाँ रहते थे, ये ध्यान रखें। तो जब ये 4-5 लोग मिलकर एक जगह पर रहते थे तो इन्हें दो चीज़ें थी, सामूहिकता की भावना यहीं से डेवलप होती है, लेकिन पूर्णता नहीं था, धीरे धीरे था। सामूहिकता की भावना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति यहाँ हैं, इसमें 2 स्त्रियां हैं और 3-4 पुरुष हैं। तो ये इनके बच्चे भी हो सकते हैं, 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं। ये लोग एक साथ रहने के लिए क्यों आगे बढ़े होंगे? एक साथ रहने के लिए इसलिए आगे बढ़े होंगे कि एक साथ रहने से कहीं ना कहीं एकता की पहचान होती है। दूसरी चीज़ है कि ये जंगलों में रहते थे, जंगलों में तरह तरह के डरावने जीव रहते थे, जैसे शेर है, हाथी है और भी तमाम तरह के खुखार जानवर। उनसे भी बचाव करने के लिए समूह में रहना पसंद करते थे, ताकि हम एक साथ उनसे लड़ पाएँ, उनको भगा पाएँ। अभी अब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे जब आग का आविष्कार होता है तो इनका एक अच्छा जीवन धीरे धीरे बनने लगता है। ये आग के आविष्कार से पहले का जीवन है, जिस समय ये लोग अपने को बना रहे हैं, अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग जो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे, यहाँ पर स्त्रियों की मर्यादा कुछ ज़्यादा थी। ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई संबंध नहीं था। जैसे हम पिता पुत्र का संबंध देखते हैं, माता पिता का संबंध देखते हैं, इस तरह की कोई संबंध की भाई बहन का संबंध देखते हैं, इस तरह के संबंध की कोई कल्पना हम यहाँ पर नहीं पाते हैं। और इस बात को राहुल साकृत्यायन जी ने अपनी किताब मानव समाज में बहुत विधिवत तरीके से बताने की भी कोशिश की है। तो श्यामचरण दुबे ये हो या राहुल साकृत्यायन हो, इनकी किताब यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मानव समाज की एक बड़ी विडंबना या परिकल्पना दिखाई पड़ती है और किस तरीके से मानव जीवन की शुरुआत होती है, मानव जीवन किस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में अपने को ढालता जाता है, धीरे 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 ये प्रक्रिया चलती जाती है और वही प्रक्रिया सभ्य मानव तक पहुँचाने की ओर अग्रणी होती है। तो ये एक क्रम है, एक क्रम से चलते हुए जीवन की एक चर्या है। हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो स्त्रियां हैं उनकी भूमिका कुछ ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा कैसे होती है? क्यों कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं ही सर्वोपरि थी। पुरुष, मैंने कहा यहाँ संबंधों का कोई मायने नहीं था, संबंध यहाँ पर नहीं थे। संबंध जब नहीं है तो आप कुछ जानवरों को देखे होंगे, खासकर आप बंदरों को देखेंगे। बंदरों के अंदर एक प्रवृत्ति है, वो वहाँ पर न तो पिता पुत्र का कोई संबंध है, ना माता पिता का संबंध है। वो
किसी किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं या किसी के साथ जीवनचर्या भी कर सकते हैं। तो ये क्रम कहीं न कहीं जंगली जीवन के समय मनुष्य के पास भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो स्त्रियाँ हैं वो ज़्यादा पर्टिकुलर अपने को समझती थी या अपने को पारंगत पाती थी, क्योंकि स्त्रियों का ये क्रम था कि वो जिस बच्चे को पैदा करती थी, जिन औलादों को पैदा करती थी, वो एक तरीके से उनसे काफ़ी जुड़ाव रहता था। यहाँ पुत्र का भाव था, लेकिन यहाँ पिता का भाव कम था। अब यह नहीं पता था कि वो पिता कौन है। यही कारण है कि आगे चलकर यहाँ पर एक मातृशतात्मक समाज के रूप दिखाई पड़ता है। मातृशतात्मक समाज, और ये मातृशतात्मक समाज कहने का मतलब यहाँ पर कोई अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज जो शब्द मैं इस्तेमाल किया हूँ, आप यदि 4-5 लोगों के एक समूह में भी रहना चालू कर देते हैं, 10 लोगों का एक स्थान पे निवास भी होने लगता है, तो वो भी एक समाज का छोटा रूप ही है, क्योंकि हम अलग अलग विचारधारा के होते हुए कुछ अलग अलग क्रियाएं करना चालू करते हैं। तो ये यहाँ पर इतने ही लोगों का एक समूह देखने को जरूर मिलता है। वो समूह कहीं न कहीं माता को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और वही माता का जो एक क्रम चलता है, जिसको आदर सत्कार और उसका 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 कहीं न कहीं अग्रणीय मानने की धारणा दिखाई पड़ती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका सम्मान दिखता है, और वो समाज जो वो छोटा सा कबीलाई समाज था, वो मातृ समाज के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि मातृ समाज में हमेशा पुत्रियाँ जो होती हैं वो वंश परंपरा को चलाती हैं। जो पुत्री होती है वही वंश परंपरा की आगे अग्रणीय होती हैं। आज क्या है, पितृशतात्मक समाज है। पितृशतात्मक समाज में वंश परंपरा के लिए कौन आगे आता है, यानी कि इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो पुत्र को दी जाती है। यानी जो लड़का होता है, जो पुरुष होता है, जो बच्चा होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है। लेकिन उस समय किसको महत्व दिया जाता था, वो स्त्रियों को दिया जाता था। स्त्रियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि स्त्रियां ही परिवार की मुख्य भूमिका होती थी। जिस परिवार की आज हम कल्पना करते हैं, जहाँ एक संबंध है पिता पुत्र का, माता का, बहन का, भाई का, चाचा का, दादा का, चाची का, दादी का, मौसी का, ये एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है, और एक कुटुंब के रूप में हम एक घर में परिवार के रूप में जीते हैं। वही परिवार आगे चलकर विस्तृत होकर समाज बनाता है। तो उस समय समाज तो नहीं बना था, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस माता से, एक ही माता से तमाम तरह के पुत्रों की उत्पत्ति देखते हैं। जो पुत्र उनसे पैदा होते हैं, उनसे उनका जुड़ाव रहता था, इसीलिए वो माता श्रेष्ठ होती थी, और वो माता ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी उस समाज को एक रूप देने में। यही कारण है कि वो समाज मातृशतात्मक समाज कहा जाने लगा था। तो मातृशतात्मक समाज जो जंगली जीवन है, वो मातृशतात्मक समाज के रूप में दिखाई पड़ता था। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से स्त्रियों की आज दशा देखने को मिलती है कि वो पूरी के पूरी तरीके से वो पुरुषों के अधीन होती हैं। जिस तरीके से हमारा समाज या हमारे समाज में रहने वाले पुरुष वर्ग जैसे कहते हैं, उसी तरीके से महिलाएं या स्त्रियां कार्य करती हैं, वो उस समय नहीं था। यहाँ पर स्त्रियां जो हैं वो स्वतंत्र थी। जो स्त्री थी वह स्वतंत्र थी। स्वतंत्र कहने का मतलब वो अपनी इच्छानुसार जो भी कार्य करने की तरफ आगे बढ़ती थी, वो कर सकती थी। उस पर कोई बंधन नहीं था, और बंधन न होने से वो स्वतंत्र होकर पुरुषों के साथ सहभागी रूप में भी कार्य करती थी। मान लीजिए शिकार खेलने जा रहे हैं पुरुष, या शिकार करने जा रहे हैं, तो वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों साथ जाया करते थे। या कोई और कार्य जो कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों मिलकर करते थे। यानी स्वतंत्र थे बिल्कुल। कोई किसी को न रोक सकता था, और न किसी पे कोई दबाव बना सकता था। यहाँ तक कि शारीरिक क्रिया करना भी हो तो यहाँ स्वतंत्रता का भाव था, यहाँ किसी के रुकावट नहीं था। ये क्यों था? क्योंकि न कोई सामाजिक परिकल्पना थी और न कोई बंधन था। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संपत्ति की जो भावना थी वो पूर्णतः तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन संपत्ति के रूप में मान लीजिए हम संपत्ति का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम संपत्ति क्यों रखते हैं? तो संपत्ति हम अपने को सुदृढ़ बनाने, अपने को एक बड़ा रूप देने और
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए ज़रूरी मानते हैं। तो पेट की भूख मिटाना यहाँ एक महत्वपूर्ण रूप देखने को मिलता है, क्योंकि पेट की भूख तो जब से मनुष्य अवतरित हुआ, पैदा हुआ, तब से ही ये बात चलती रही है। धीरे धीरे वो अस्थाई होता है तो संपत्ति को बचाने लगता है, और वही संपत्ति बचाते बचाते वो एक तरह से घृणित और कहीं ना कहीं प्रलोभी और अहमवादी बनता जाता है। तो ये बहुत बाद की प्रक्रिया है, लेकिन शुरुआती दौर का जो मनुष्य था, संपत्ति के रूप में जिन चीज़ों को वो एकत्रित करना चाहता था वह था कुछ हथियार, क्योंकि उसकी ज़रूरत उसे पड़ती थी, और कुछ हड्डियाँ जो वो युद्ध कला या कोई सौंदर्य की चीज़ करने में भी वो प्रयोग कर रहा था। हस्तकला यानी कोई हाथ की चीज़ बनाने, डिज़ाइनिंग बनाने और इस तरह की चीज़ जो शुरुआती दौर की एक चरण थी, पहला प्रारंभिक चरण था, उसमें वो चीज़ प्रयोग करता था। और तीसरी जो कुछ दिनों तक चीज़ें रह पाए, जैसे खाने योग्य जो पदार्थ है, खाने योग्य जो पदार्थ है जो कुछ दिनों तक चले, यानी लंबे समय तक जो चल पाए, लंबे समय तक रह पाए, इसका प्रयोग वो करते थे। ये संपत्ति के रूप में वो अपने पास रखते थे। कहने का मतलब है कि संपत्ति जो आज हम एक पैसे, रुपये, धन और जो ज़मीनों को देखते हैं, उस समय ये कल्पना भी नहीं थी कि हम ये सारी चीज़ें संपत्ति के रूप में। उस समय की ये चीज़ थी कि हम इस पेट की आग को कैसे बुझाएं। पेट की आग को बुझाने के लिए उन्हें हथियारों की ज़रूरत थी, और हथियारों की ज़रूरत के लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत होती थी, अच्छी डिज़ाइन की लकड़ी जिससे हम किसी को मार सकें। लोहे की माफ़ी चाहूँगा, पत्थर की ज़रूरत थी। लोहा तो उस समय अभी आया ही नहीं था। पत्थर अमूमन मिल जाया करते थे, उन पत्थरों को घसीट कर, रगड़ कर, चापट या इस तरह के धारदार तो बाद में बनना चालू किए, लेकिन शुरू में जो आकृति रूप उन लोगों ने दिया उस पत्थरों पे किया। कुछ हड्डियाँ जो जानवरों के लंबी लंबी हड्डियाँ थे, उनका प्रयोग वो धीरे धीरे कर रहे थे। तो ये संपत्ति के रूप में वो इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने की जो भावना यहाँ पे धीरे धीरे उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुई, वो इसीलिए हुई कि ये हमारे लिए अगर पास में रहते हैं तो हम इससे अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे और हम अपनी पेट की आग भी बुझा पाएंगे। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है कि ये संपत्ति पर जो अधिकार हुआ करता था, यह स्त्रियों का ही होता था, पुरुषों का नहीं। और ऐसा क्यों था? क्योंकि स्त्रियां कहीं ना कहीं इस समाज जो मातृशतात्मक समाज की एक अवधारणा में अभी आप लोगों को बताया, इस मातृशतात्मक समाज की अवधारणा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर थी। तो स्त्रियों की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। आप लोगों से एक बात और यहाँ पर जिक्र कर दूं, जैसे कि मैं ऊपर आप लोगों को बताया भी हूँ कि यहाँ पर न तो कोई सामाजिक व्यवस्था है। जब सामाजिक व्यवस्था नहीं है तो इसमें पुरुष और स्त्री की आज कल्पना हम करते हैं उस तरह का नहीं दिखाई, अर्थात कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ेगा। अब मैं नीचे भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि संबंध नाम की चीज़ यहाँ नहीं दिखती है, यहाँ विवाह नाम की चीज़ नहीं दिखेगी, यहाँ धर्म नाम की चीज़ नहीं दिखेगी। और जब धर्म नहीं होगा तो आडंबर, ईश्वर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अभी नहीं दिखेंगी। और ये कब आएंगे? ये बहुत बाद की, जब व्यक्ति धीरे धीरे कुछ अपने चिंतन पद्धति को बढ़ाएगा, आगे ये सोचने की ओर अग्रसर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब वो समझने की ओर आगे बढ़ेगा तब ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। तो ये एक क्रम जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये हम जो जंगली जीवन है, मनुष्य का जो जंगली जीवन है, उस दौरान हम इस सारी चीज़ों को देख पाते हैं। और इस जंगली जीवन के समय जीता हुआ मनुष्य कितनी सारी परिस्थितियों से अपने को बचा रहा है, लड़ रहा है। इसमें मौसम संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा विकट थीं, और मौसमी समाज यानी मौसम कहने का मतलब है जो ऋतु,
4 प्रकार की ऋतुएं हम भारत में पाते हैं। इसी तरीके से और देशों में कहीं गर्मी ही ज़्यादा पड़ती है, 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक गर्मी ही पड़ रही है, या साल भर तक गर्मी पड़ती है, जैसे आप दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों में ये पाएंगे, या अन्य कुछ जगहों पे पाएंगे जहाँ पे गर्मी, कुछ जगहों पे शीत ही पड़ती है या ठंड ही पड़ती है। तो इस तरह के जीवनचर्या के विषय में, इस तरह के जीवन से अपने को बचाने के लिए यह व्यक्ति, यह मानव क्या करता था, घूमता था, केवल घूमंतु का जीवन जीता था। और घूमंतु जीवन जीते हुए ही वह एक स्थान, मान लीजिए आज यह इस स्थान पे है, तो अगले दिन वो दूसरे स्थान पे पहुंचता था, और इस तरीके से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते अपने को काफ़ी मजबूत बनाया। और इस मजबूती का ही कारण था कि वह अपने कार्यों को सफल करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और यही मजबूती, यही कार्य उसे कहीं ना कहीं चिंतन की ओर भी बढ़ाती हैं, क्योंकि उसे ज़रूरत ये महसूस होती है कि यदि हम विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो हम अपने को जीवन नहीं जी पाएंगे। तो चिंतन की पद्धति आगे चलकर ये दिखाई पड़ती है। तो ये एक बड़ा व्यापक और व्यवस्थित रूप हम देखते हैं जंगली जीवन में। तो मुझे लगता है वीडियो कुछ लंबा ना हो, इसके लिए हमें इस एक पार्ट को हमने समझा कि जंगली जीवन किस तरीके से मनुष्य का दिखाई पड़ता है। इस समय जो मनुष्य था, या मानव, जो प्रारंभिक मानव था, वह धीरे धीरे एक कुटुंब की आकृति लेता हुआ दिखाई पड़ता है। 8, 10, 15 या 20 लोगों का एक समूह, एक जत्था एक स्थान पर विराजता था, और उसी विराजने में माता की जो भूमिका होती थी, यानी स्त्री की जो भूमिका होती थी, वो सर्वोपरि थी। और वो सर्वोपरि होने का कारण यह था कि वो वही इसे एक समाज की प्रमुख थी, वो समाज की एक तरह से प्रतिनिधि थी, कहीं ना कहीं वही समाज उसके आधार पर चल रहा था, उसी की एक पहचान थी। तमाम तरह के बच्चे जो उससे उत्पन्न होते थे उससे जुड़ाव रखते थे। यही कारण है कि वो मालिकाना हक जताती थी, और ये मालिकाना हक जिसका ज़्यादा प्रमुखता के साथ दिखाई पड़ता है, उसी का एक समाज चलता है। और ये इसीलिए हम इस तरह के समाज को हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। चूँकि हमने ये भी जिक्र किया कि इस समय संपत्ति पर जो अधिकार था, जिस संपत्ति की बात हम आज कहते हैं वो संपत्ति नहीं, बल्कि उस समय जो आवश्यकता के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस संपत्ति की ज़रूरत थी, जैसे हथियार के रूप में हमने पत्थर को देखा, हमने हड्डियों को देखा, हमने लकड़ी को देखा, इसको संचित करना, इसको अपने पास बचाए रखने की जो एक सोच थी, ये दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद से कुछ भूख के रूप में, यानी पेट की भूख के रूप में मिटाने के लिए जो संपत्ति के रूप में कुछ अर्जन था, कुछ बचा के रखने की स्थिति थी, वो जैसे कुछ फल हुआ करते जो लंबे समय तक रखे जा सकते थे, या कुछ जमीन के अंदर इस तरह के जो पदार्थ थे, जो खाद्य पदार्थ थे, उनको कुछ औषधियाँ जिनको तोड़कर वो अपने घाव पर या खाकर कुछ लंबे समय तक जीवित रह सकते थे, उनका, ये तमाम तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। धीरे 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 यही चीज़ें आगे चलकर उस मनुष्य को स्थायी बनाएंगी, और फिर वो धीरे धीरे समाज एक डेवलप करेगा, एक समाज में व्यवस्थित रहने की कोशिश करने लगेगा, और फिर वही एक कुटुंब के रूप में, बड़े व्यापक कुटुंब के रूप में विराजमान होगा। और जब जैसे ही कुटुंब के रूप में विराजमान होगा, वैसे ही उसकी दिनचर्या कुछ जंगली जीवन से सुदृढ़ होकर, बदल कर वो एक सभ्य जीवन, यानी मनुष्य के उस व्यापक जीवन की ओर बढ़ेगा, जिस व्यापक जीवन की कल्पना आज हम धीरे धीरे एक बड़े ही विस्तृत रूप में देख पाते हैं। इसका एक प्रारंभिक जो चरण है वो देखने को मिलेगा। तो ये एक जंगली जीवन का एक रूप दिखाई पड़ा, और इस पे हम लोगों ने एक व्यवस्थित बातचीत भी किया। तो